आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अब मैंने देखो एक डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट और किसी आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें कुछ बच्चों के डाउट थे। देखो तीन तरह के डाउट हैं। पहला डाउट ये था कि सर हम क्या दूसरा गाउसियन पृष्ठ मान सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं बेलनाकार पृष्ठ की जगह। ठीक है। दूसरा डाउट ये था कि सर जो आपने गाउसियन पृष्ठ लिया था वो छोटा लिया था, लेकिन उस पूरे गाउसियन पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा तो सिर्फ गाउसियन पृष्ठ से निकली, जबकि हमारे पास पृष्ठ बड़ा सारा था। तो देखिए यहाँ इन डाउट के अंदर पहला जो डाउट है कि सर हम क्या दूसरा पृष्ठ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं दूसरा गाउसियन पृष्ठ, लेकिन वो सिमेट्री रखना चाहिए और दूसरी बात वो एनक्लोज होना चाहिए। जैसे अपन ने गोले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी या गोलीय कोष के कारण देखी थी, तो वहां पे हमने गोलाकार वस्तु ली तो वो सिमेट्री रखती है गोले के साथ। अब यहाँ पर ये जो आपने चद्दर लिया है, ये प्लेट लिया है, ये अनंत रेखीय आवेशित है। देखिए यहाँ पर सब पे ध्यान देना, एक समान आवेशित है ये। ठीक है। दूसरी चीज इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, मोटाई जो है, सपोज दैट ये प्लेट है और इसकी मोटाई को अपन ने नगण्य माना है। ठीक है। तो मोटाई जो है इसकी वो क्या मानी थी अपन ने, नगण्य मानी थी। अब पहला डाउट क्लियर करता हूं। बच्चे ने कहा कि सर हम गाउसियन पृष्ठ की जगह दूसरा पृष्ठ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। मान लो आपने ये गाउसियन पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये गाउसियन पृष्ठ है, बंद गाउसियन पृष्ठ ले लिया। अब ध्यान रखना आपको पृष्ठ ऐसा लेना है जो आपने आवेशित वस्तु ली है उसके अबाउट वो सिमेट्रिकल हो, यानी उसके साथ उसकी सिमेट्री हो। जैसे सिमेट्री का मतलब है जैसे इस हाथ की सबसे अच्छी परफेक्ट सिमेट्री तभी बनी इस हाथ के साथ बनती है। इस हाथ की सबसे अच्छी सिमेट्री किसके साथ बनेगी, इसके साथ बनेगी। हालांकि मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी मेरा हाथ रखूं तो उसके साथ भी सिमेट्री बनेगी, लेकिन उतनी परफेक्ट सिमेट्री नहीं बनेगी जितना इस हाथ की सिमेट्री बनेगी। यानी ये पूरी तरह से इसको हाइड कर सकता है। तो यहां मान लो आप बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ नहीं लेते हो, आप लेते हो ऐसा गाउसियन पृष्ठ और ये आवेशित परत है आपके पास। ये पृष्ठ ले लिया आपने, ठीक है, बंद पृष्ठ हो गया। अब ये परत ऐसे रखी हुई है इस पृष्ठ के अंदर, तो आप देख सकते हो कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस साइड में होगी, और इधर वाले पृष्ठ में ऐसे होगी। ठीक है। ये आवेशित पृष्ठ ले लिया। तो ये सिर्फ दो फलक जो है, ये वाला फलक और ये वाला फलक, इन फलक के समांतर है विद्युत क्षेत्र। बाकी के फलक देखो, अब अगर मैं इनसे अल्पांश लेता हूं तो देखिए अल्पांश क्या आएगा, ये आएगा अल्पांश। ठीक है। और इससे भी अल्पांश लेता हूं तो यह आएगा अल्पांश ds। तो ये ds1 मान लो और ये ds2 मान लो। अगर मैं ds1 की दिशा देखूं तो ये है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और इधर भी देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ds2 की दिशा ये है। ठीक है। वापस से बात वही आ रही है, देखो ये दोनों पृष्ठ समान है और ये पृष्ठ समान है, तो ये आपके पास अगेन phi1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e ds1 और phi2 कितना आ जाएगा, e ds2। ठीक है। तो नेट phi कितना आ जाएगा आपके पास, phi1 प्लस phi2। ठीक है। तो phi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e ds1 प्लस e ds2। अब आप कहोगे कि सर ये बाकी के पृष्ठ देखो, इस पृष्ठ से अगर मैं अल्पांश लेता हूं तो अल्पांश की दिशा ये आ जाती है ds3, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो आप वो किधर है, ये। अगर मैं इस पृष्ठ से लेना चाहूं तो इस पृष्ठ से ये आएगा अल्पांश। ठीक है। इसकी दिशा ये आ जाती है। तो कहने का मतलब है सिर्फ ये दो पृष्ठ हैं। अब यहाँ एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ ये जो मोटाई है इसको अपन ने नगण्य माना। अगर ये मोटाई भी मैं कंसीडर कर लूं तो आवेश इधर भी होंगे और इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आएगी। तो यहाँ आपने जो डेरिवेशन है उसके अंदर इस मोटाई को नगण्य माना है, ये ध्यान रखना आपको। तो आप देखो किसी भी तरह का प्रश्न लेते हो लेकिन वो बंद होना चाहिए और जो आपने ऑब्जेक्ट लिया उसके अबाउट वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो आपके पास देखो उस पहले वाले डेरिवेशन के ही सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको पूरा ये डी फाई है, सॉरी, तो ये डी फाई आ गया आपके पास। ठीक है। तो अपने पास फाई कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी
ds1 प्लस इंटीग्रेशन e ds2, और ds1 ds2 को आप क्या मान रहे थे, a मान लो। क्यों मान लिया दोनों को बराबर, क्योंकि ये दोनों फलन हैं वो समान है। तो e बराबर कितना आ जाएगा, ea प्लस ea। तो आपके पास 5 फिर से कितना आ रहा है, 2ea आ रहा है। और अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये देखा था कि 5 कितना आया था अपने पास, 2ea आया था, यही आया था। तो आप पृष्ठ, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप बेलनाकार पृष्ठ की ही, यहाँ आप इस आवेशित परत के आर पार आप बेलनाकार पृष्ठ की ही कल्पना करो। आप इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की भी कल्पना कर सकते हो, बस वो पृष्ठ इसके अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बेलनाकार पृष्ठ का मैंने चुनाव इसलिए किया कि अपनी जो बुक है उसके अंदर नॉर्मली, चाहे आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए या आपके राजस्थान बोर्ड की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें जो अपने पृष्ठ लिया है उन्होंने वो बेलनाकार लिया है। और बेलनाकार पृष्ठ भी है वो समतल पृष्ठों के प्रति क्या होता है, सममित होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से अपन ने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का चुनाव किया। कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा पृष्ठ भी ले सकते हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए और जो वस्तु है आवेशित उसके प्रति वो क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये था बच्चे का कि सर आपने जो ये पृष्ठ लिया है ये वस्तु से, ठीक है, ये पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ जो आपने लिया ये इतना ही लिया, ठीक है, इतना पृष्ठ ही लिया मैंने, जबकि वस्तु तो पूरी आवेशित थी। मैं फिर से कह रहा हूं, अब देखो इसका कारण क्या है। आप चाहे इस पृष्ठ को इतना ले लो या बेलन को और बढ़ा दो, पूरे पृष्ठ के अंदर ले लो बेलन, लेकिन अगर आप इस बेलन की सिमेट्री देखोगे तो सिमेट्री वही आनी है, कितनी आनी है, वही अपने पास रिजल्ट्स आएंगे ये वाले। ठीक है, कि दो पृष्ठ S1 S2 वृत्ताकार पृष्ठों से ही निर्गत फ्लक्स मिलेगा, इन पृष्ठों से बेलनाकार पृष्ठ से आपको निर्गत फ्लक्स नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपके पास जब रिजल्ट आता है कि E आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या आवेशित परत ली तो इसके लिए सिग्मा, तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्षेत्रफल पर निर्भरता ही नहीं है, आवेश घनत्व पर निर्भरता है। हाँ, एक चीज जो है वो आपको बतानी जरूरी है कि देखो ये जो अपन ने पृष्ठ लिया है, ये परत जो ली है, इस परत के ये जो किनारे हैं, ये वाले किनारे, इन किनारों पर आवेश घनत्व अधिक होगा, आवेश घनत्व अधिक होगा, यहां अधिक होगा। तो इस आवेश घनत्व अधिक है तो फिर तो आपका फॉर्मूला पूरा ही चेंज हो गया। तब आपकी बुक में अच्छे से पढ़ना कि यहां किनारों के आवेश घनत्व की अपेक्षा की गई है। ऐसा माना गया है कि पूरे पृष्ठ पर किनारों के ऊपर भी आवेश घनत्व समान है। तो किनारों पर आवेश घनत्व ज्यादा क्यों होता है, तो देखिए कम होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो आवेश घनत्व जो होता है, आवेश घनत्व वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वक्रता त्रिज्या के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसकी वक्रता त्रिज्या कम है वहां आवेश घनत्व ज्यादा है। कैसे कि मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, तो आपको पूछे कि भाई इस ट्रायंगल में आपको आवेशित किया है, इस ट्रायंगल को आपने, आवेश घनत्व कहां ज्यादा होगा, तो आपको जवाब देना है इन किनारों पर, इन कॉर्नर पर क्या है, आवेश घनत्व ज्यादा होगा। यानी जो शार्प पॉइंट होंगे ना वहां आवेश घनत्व ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ आपके इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर ये जो किनारे हैं ना, इन किनारों की क्या की गई है, इन किनारों के ऊपर आवेश घनत्व भी एक समान माना गया है, जबकि वास्तव में प्रायोगिक रूप से एक समान नहीं है। किनारों पर आवेश घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि किनारों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। कम होने से आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी सिग्मा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने इसका चुनाव क्यों किया। और गाउसियन पृष्ठ है वो चाहे आप इतना लो या इतना लो, गाउसियन पृष्ठ है इस पूरे पृष्ठ के प्रति सममित है, तो और इसका क्षेत्रफल है वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, आवेश घनत्व।
अब आवेश घनत्व वाली पृष्ठ पर क्या है, समान माना गया। यहाँ तक कि किनारों पर भी अपन ने क्या माना है, समान माना, जबकि वास्तव में किनारों पर समान नहीं होता। तो ये डाउट है। इसके अलावा आप देखिए, एक सजेशन देना चाहूंगा, जिस भी बच्चे के जिस वीडियो में टॉपिक में आपके प्रॉब्लम हो, आप YouTube पे कमेंट ना करके आप स्कूल के या मोबाइल नंबर है या मेरे मोबाइल नंबर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप अपना टेक्स्ट है तो मैं उसका आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे दूंगा, पूरा सॉल्यूशन आपको उस जहां पर जो भी डाउट है तो आप स्कूल के ग्रुप में या मेरे मोबाइल नंबर है पर्सनल, उन पे आप अपनी क्वेरी भेज दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी आती है। और इसके साथ साथ आप हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किया करो टॉपिक वाइज। सपोज दैट आज मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन है वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या पूछोगे सर इस टॉपिक पे आधारित टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो आप डेली एक काम किया करो, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, और फिर उनका जो भी सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आता है तो आप जस्ट आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को भेज दो कि सर मैं इस स्कूल से बोल रहा हूँ और इस स्कूल में पढ़ता हूँ और इस स्कूल के मेरे इस टॉपिक में डाउट है या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो आपके डाउट का सॉल्यूशन मैं या तो वॉइस के थ्रू या आपको मैसेज इमेज के थ्रू मैं सेंड कर दूंगा। तो मैंने आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपके दोनों डाउट क्लियर है कि हम किसी भी तरह का गाउसियन प्रश्न ले सकते हैं, और हम गाउसियन प्रश्न छोटा ले या बड़ा ले, फ्लक्स है वो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं है। अब अपन बात करते हैं किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए अचालक गोले में भी वही अपन तीन बिंदु लेंगे, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर और गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर और सतह पर तो ठीक वैसे ही आएगी जिस तरह से अपन ने गोलीय कोश में परिकलन किया था, लेकिन भीतर है थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए अचालक गोला है या अचालक कोई भी वस्तु आ जाए तो हमें पता है कि वहां जब अपन उसको आवेशित करते हैं तो आवेशों का वितरण उसके आयतन में होता है, ना कि पृष्ठ पर होता है, उसे संपूर्ण आयतन में होता है। तो मान लो मेरे पास एक अचालक आवेशित गोला है, तो ये एक अचालक आवेशित गोला ले लिया मैंने, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो सेंटर से मैंने इसकी रेडियस मान ली कैपिटल आर मान ली। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, देखो अपने पास वो 7 स्टेप क्या थी कि हमारे पास सबसे पहले हमें वस्तु का चयन करना है। तो वस्तु कैसी है, अचालक है, अचालक में भी कैसी है, आवेशित गोला है। अब क्या करना है, दूसरी स्टेप में हम उसको आवेशित करेंगे। तो हम आवेशित करते हैं तो पता चलता है कि आवेशों का वितरण अचालक होने की वजह से कहां हो जाता है, उसके आयतन में। तो हम इसको जब आवेशित करते हैं तो आवेशों का वितरण इसके आयतन में हो जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह की स्थिति आ जाती है इस गोले के कारण। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम पहली स्थिति अब देखते हैं। तो अगर आयतन में हो गया है तो भाई यहां क्या आएगा, रो आ जाएगा, जहां रो क्या है, आयतन आवेश घनत्व। तो रो बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो यहां से सिग्मा क्यू कितना आ जाएगा या रो कितना आ जाएगा, यहां से रो आ जाएगा अपने पास Q अपॉन V। V कितना है, 4/3। देखो गोले का जो आयतन होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू Q इंटू 4/3 पाई आर क्यू, क्या आएगा, कैपिटल आर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब देखिए यहाँ अपन सिग्मा Q इज इक्वल टू क्या मान रहे हैं, Q आवेश मान रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास स्थिति आ जाती है। अब अपने को विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है, कहां, मान लेते हैं कि गोले के, तो पहली स्थिति है कि विद्युत क्षेत्र कहां, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, बाहर स्थित किसी बिंदु पर, यानी बिंदु है वो अपन गोले के केंद्र से मान लेते हैं आर दूरी पर है। ठीक है, तो इस स्थिति में देखो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये अपने पास पहली स्थिति आ जाती है। तो अपन एक बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु केंद्र से आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर। तो स्मॉल आर देख सकते हो आप, ग्रेटर देन क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो गणना करने के लिए हमने अगली स्टेप क्या की थी
कि हम एक बंद गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वस्तु भी कैसी है? गोलाकार है। तो हमने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की इसके चारों ओर कल्पना कर ली। ठीक है, तो ये गोलाकार गॉसियन पृष्ठ ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से देखो ये गोलाकार गॉसियन पृष्ठ आ गया। अब क्या करना है? अब अपन वही काम करेंगे कि हम एक अल्पांश लेंगे और उस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो मैंने देखो ये बिंदु P लिया है, एक अल्पांश यहां ले लेता हूं, तो अल्पांश लिया मैंने ds, और आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत है, इधर ही है। तो A और ds देखो दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो थीटा कितना बनेगा? यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू बनेगा 0 डिग्री। तो अब इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आएगा? ठीक है, तो अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, ठीक है, निर्गत फ्लक्स कितना आ जाएगा? अल्पांश से निर्गत फ्लक्स आ जाएगा आपके पास डी फाई बराबर E डॉट ds। ठीक है, अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं अपन, तो डी फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? E ds cos। अब देखिए cos कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? देखो E और ds एक ही दिशा में है, सही आ जाएगा cos 0 डिग्री। क्यों? आप यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि E पैरेलल क्या है? ds के है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो d फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? E ds। तो ये आ जाता है समीकरण 2। तो देखो ये अपने पास आ जाता है, ये समीकरण 1 मान लो आप। तो अपने पास ये जो फ्लक्स आया है, ये फ्लक्स किससे आया है? अल्पांश से निर्गत फ्लक्स आया। कौन से अल्पांश से? जो आपने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से लिया है। अगर मुझे पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स चाहिए तो क्या करूंगा? समीकरण 2 का समाकलन। तो क्या आएगा? संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना आ जाएगा भाई? तो आप इस समाकलन कर दीजिए, डी फाई का समाकलन कर दीजिए, डी फाई का समाकलन बराबर इंटीग्रेशन ds। अब E कैसा है? नियत है, तो आप यहां बता सकते हो कि E कैसा है? नियत है। तो नियत है तो समाकलन से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो पहले तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा? फाई E इंटीग्रेशन ds। और ये इंटीग्रेशन ds किसे बताता है? तो यहां देखो इंटीग्रेशन ds बताता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ कैसा है? संपूर्ण पृष्ठ देखो ये संपूर्ण पृष्ठ है वृत्ताकार। कौन सा है? ये गॉसियन पृष्ठ, ये वृत्ताकार है। तो एक वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास देखो यहां से फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो अपने पास फाई इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर है, ध्यान रखना कि हमने इंटीग्रेशन ds बराबर मान लिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे अपन समीकरण नाम दे देते हैं 3। ये समीकरण 3 आता है। तो ये फ्लक्स आ जाएगा इस बंद गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से। किसकी परिभाषा से? फ्लक्स की परिभाषा से। अब बंद पृष्ठों के लिए गाउस का नियम भी लागू होता है, तो अपन गाउस का नियम लगाते हैं यहाँ पे कि गाउस का नियम क्या कहता है। तो गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू कितना माना है आपने? देखो सिग्मा क्यू बराबर क्या माना है आपने? क्यू माना है। तो अपने पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाता है समीकरण 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 की तुलना कीजिए। ठीक है, क्योंकि समीकरण 3 है वो भी फ्लक्स है और समीकरण 4 भी फ्लक्स है। तो ये अपने पास क्या आ जाता है? 3 बराबर में क्या करूंगा? 4 करूंगा। तो 3 कितना है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो E कितना आता है आपके पास? E बराबर आ जाता है
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपने पास E का मान आता है और ये E कहाँ है, ये जो बाहर कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर, यानी आप कह सकते हो कि ये E आया है आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड में, ठीक है। तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है। तो ये आउटसाइड है। अब अपन देखते हैं सतह पे। तो अपन ने आउटसाइड के लिए वही प्रोसीजर किया है कि हम एक बंद बेलना गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स देखा हमने, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स ये आया, संपूर्ण पृष्ठ से चाहिए तो इसका समाकलन कर दूंगा तो ये आता है, यहाँ E है वो नियत है हर जगह, तो E बाहर आ जाता है समाकलन से, इंटीग्रेशन ds बचता है, इंटीग्रेशन ds बताएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और संपूर्ण पृष्ठ कैसा है, गोलाकार, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो मैं इंटीग्रेशन ds की जगह क्या लिख सकता हूं, 4 पाई r स्क्वायर, ये लिख दिया। तो ये फ्लक्स की परिभाषा से आ गया। अब गाउस के नियम से बंद पृष्ठ से कितना आएगा, फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू कितना माना आपने, सिग्मा क्यू बराबर क्या मान लिया आपने, क्यू मान लिया, ठीक है। तो सिग्मा क्यू की जगह मैं क्यू रख देता हूं, तो ये अपने पास इक्वेशन 4 आ जाती है। तो समीकरण 4 भी फ्लक्स बता रहा है, 3 भी फ्लक्स बता रहा है, दोनों की तुलना करेंगे तो E का मान ये आ जाएगा। तो अगर इसका अपन ग्राफ देखें, E और R का ग्राफ, तो E और R का ग्राफ ये आता है V, कि ये E है और ये ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है, और ये R है, तो R तो है मीटर में और ये है वोल्ट पर मीटर में, तो ये ग्राफ आता है। अब अपन दूसरी स्थिति लेते हैं गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर। तो देखिए गोले के बाहर अपने पास कितना है E, तो E आउट आ जाता है आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास समीकरण आ जाता था, आ गया है 5। अब मुझे कहां पर गणना करनी है, तो दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर तो गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने गोलाकार गॉसियन पृष्ठ लिया है, ये गोले के भीतर ही मानना है, ठीक है, सॉरी गोले के पृष्ठ पर ही मानना है। तो मैंने गॉसियन पृष्ठ को क्या मान लिया, गोले के पृष्ठ पर ही मान लिया, ठीक है। तो ये पृष्ठ अब हटा देता हूं यहां से, और अब इस पृष्ठ की कल्पना मुझे कहां करनी है, यहां सतह पर ही करनी है, गॉसियन पृष्ठ की। ये गॉसियन पृष्ठ हो जाता है, और इस गॉसियन पृष्ठ की ये त्रिज्या स्मॉल r है और ये गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। तो वापस से वो पूरा का पूरा प्रोसीजर अपनाना है आपको, कि हम अल्पांश लेते हैं फिर गाउस का नियम लगाते हैं। तो आप सीधा भी इसको यहां मान सकते हो कि गोले के पृष्ठ पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। इस स्थिति में देखो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल R हो जाता है। अतः समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से देखो E कितना आ जाता है, E आ जाता है आपके पास Q अपॉन 4 पाई, अब देखो स्मॉल r, ये स्मॉल r है, इसकी जगह क्या लिखना है मुझे, कैपिटल R, तो ये आ जाता है कैपिटल R स्क्वायर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ध्यान रखना ये E जो आया है ये कहाँ आया है, सरफेस पर आया है, और ये जो होता है ये मैक्सिमम होता है। तो इसको अपन नाम भी दे देते हैं, समीकरण 6 नाम दे देते हैं। तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो अधिकतम आएगा, और अपने गोलीय कोष में भी यही देखा था कि सतह पर पृष्ठ पर जो आया था विद्युत क्षेत्र वो अधिकतम था। अब यहाँ ये अचालक गोला है, इसके भीतर अगर अपन बिंदु लें तब क्या स्थिति आएगी, क्योंकि देखो गोलीय कोष और चालक गोले में तो भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य था, तो किसी तरह का फ्लक्स आपको नहीं मिला था। लेकिन अगर आप यहाँ भीतर जाओगे तब भी आपको विद्युत फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ इसके भीतर आवेश है।
तो तीसरी स्थिति जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो उसको आप समझना। तीसरी स्थिति है गोले के भीतर स्थित किसी, तो देखो तीसरी स्थिति क्या है, थर्ड केस क्या है कि हम एक बिंदु लेते हैं गोले के भीतर, ठीक है, यानी गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र देखना है। तो ये गोला था अपने पास, ठीक है, और इस गोले की त्रिज्या अपने पास थी कैपिटल R, और इसमें ये आवेश वितरित थे, और ये भी अपने को अपन ने ज्ञात किया कि इसका जो आवेश घनत्व है वो इज इक्वल टू आ जाता है Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है, समीकरण आ जाता था, आ गया था ये एक। अब अपने को इससे क्या करना है, एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी है। तो वापस से वही अपन इस गोले के भीतर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। तो ये भीतर मैंने एक गाउसियन पृष्ठ मान लिया है ये। तो देखिए पूरे गोले में तो आवेश क्या थे, Q थी, लेकिन यहां इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले में कितने आवेश रह जाते भाई, ये स्मॉल r त्रिज्या का गोला, इसमें कितने आवेश रह गए, Q डैश आवेश मान लेता हूं मैं। तो वापस से कहानी वही है कि अपने को क्या करना है, एक अल्पांश लेना है यहां से। तो अल्पांश के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स देखना है, तो अपने पास d फाई आ जाएगा, d फाई बराबर क्या आएगा, E डॉट ds, और आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र है धनात्मक है, तो पृष्ठ के बाहर की होगी इसकी दिशा, तो E d फाई बराबर E डॉट E ds cos 0 डिग्री, और d फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E ds आ जाएगा, क्योंकि E और ds की दिशा देखो दोनों इधर ही है, बाहर की ओर है, ये अल्पांश की दिशा है और इधर ही है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये ds हो गया, ये E हो गया। तो अपने पास d फाई आया, ये किससे आया, अल्पांश से आया। तो इसको जो भी समीकरण नाम देना चाहो आप मान लो 2 दे दो, इस केस के लिए अपने इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण r त्रिज्या के पृष्ठ से तो समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन आ जाएगा d फाई इज इक्वल टू समाकलन E ds, और E कैसा है, E नियत है, तो नियत क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो d फाई का समाकलन तो देखो क्या आएगा, फाई E ds, और इंटीग्रेशन ds किसे बताता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताएगा कौन, इंटीग्रेशन ds, और ये होता कितना है 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, देखो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आप मान लो समीकरण 3। तो ये जो फ्लक्स आया है ये इस r त्रिज्या के गोलाकार बंद गाउसियन पृष्ठ से आया है, किसकी परिभाषा से आया है, फ्लक्स की परिभाषा से। अब देखते हैं अपन गाउस का नियम, कि गाउस के नियम से फ्लक्स क्या आता है, गाउस नियम से फ्लक्स, तो गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब काम की बात यहां से शुरू होती है कि यहां आवेश कौन से लें, हम आवेश वो लें जो गोले के हैं या वो लें जो गाउसियन पृष्ठ में है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें गाउस का नियम उन्हीं आवेशों के लिए लागू होगा जो पृष्ठ के अंदर होंगे। तो देखिए पूरे पृष्ठ में आवेश कितने थे, पूरे गोले के अंदर तो आवेश है Q, और इस बंद पृष्ठ के अंदर आपने आवेश कितने ले लिए हैं, Q डैश ले लिए हैं। तो Q डैश कितना आ जाएगा भाई आपके पास, Q डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं एक बार समीकरण 4। अब Q डैश देखो, Q डैश बराबर कितना आ जाएगा, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश घनत्व गुना आयतन। अब आयतन किसका आएगा, तो एक बार इसको देखो यहाँ कि हमारे पास ये गोला था जिसकी त्रिज्या तो है r और इसमें आवेश क्या है Q डैश। तो भाई Q डैश हमारे पास रो का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू है Q अपॉन V। तो Q की जगह तो क्या आ जाएगा Q डैश, और V की जगह क्या आ जाएगा V डैश आ जाएगा। तो Q डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू V डैश आ जाएगा। तो देखो V डैश कितना आएगा, तो रो
Q डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रो इनटू V डैश। V डैश किसका? इस गॉसियन गोले का। गॉसियन गोला पे का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो ये अपने को इस तरह से करना है। अब ये Q डैश का मान जो है वो आप समीकरण 5 से उठा के आप इस समीकरण 4 में रख दीजिए। ठीक है, तो Q फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो Q डैश है यहाँ पर, Q डैश का मान है मेरे पास रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस रो का मान कितना है? ये आवेश घनत्व, और आवेश घनत्व मैं बताना चाह रहा हूं कि बदलता नहीं है। आवेश घनत्व सिर्फ डिपेंड करता है वक्रता त्रिज्या पे, और इसकी हर जगह वक्रता त्रिज्या समान है। तो रो का मान कितना है? देखो यहाँ पर रो का मान ये रहा। रो का मान आप यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास फाई बराबर कितना आ जाएगा? देखिए फाई बराबर आ जाएगा, देखिए रो का मान कितना है आपके पास? Q अपॉन 4 पाई। तो यह आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और ये एप्सिलॉन नॉट है ही, और ऊपर क्या है आपके पास? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है? 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपके पास फाई कितना रह जाता है? तो आपके पास फाई आ जाता है, गाउस के नियम से फाई आ जाता है Q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा? कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास फ्लक्स आ जाता है किसके नियम से? गाउस के नियम से। इसको नंबर दे देते हैं 6। तो देखिए 6 भी फ्लक्स को बता रहा है और 3 भी फ्लक्स को बता रहा है, तो 3 और 6 की तुलना कर लो आप। 3 बराबर 6 से, तो 3 कितना है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कितना है आपके पास? 6 ये रहा Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आर स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो E कितना रहा आपके पास? E बराबर आ गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। तो ये आपके पास E का मान आ जाता है गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर। तो देखिए भीतर स्थित किसी बिंदु पर बाकी के सारे स्टेप तो एक जैसे हैं। यहां जब आप गाउस के नियम के साथ आओगे इस जगह, यहां थोड़ा सा चेंज है। तो यहां थोड़ा ध्यान देना कि हमने आवेश वो लिए हैं जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर है। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश अपने मान ली Q डैश, और Q डैश क्या हो जाएगा? आवेश घनत्व गुना उस गोले का आयतन Q V डैश। ठीक है, तो आवेश घनत्व उस गोले का आयतन कौन सा? गाउसियन गोले का, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये Q डैश का मान हम इस समीकरण 4 में रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये फाई का मान आ जाएगा। ठीक है, ये फाई की वैल्यू आ गई। ये आप फाई की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर अपन ने रो का मान भी रखा है। रो का ये वाला मान कहाँ है? समीकरण 1 से लिया है। तो समीकरण 1 से मैंने ये मान रखा, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब बाकी वही प्रोसीजर करना है जो आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया है, कि आप इस समीकरण की और इस समीकरण 3 की तुलना कर दोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाते हैं। तो हमने देखा कि एक अचानक आवेशित गोले के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ घटती है, सतह पर ये अधिकतम होती है, और जब केंद्र से सतह तक जाते हो तो ये देखो r के अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो ये अपन देखते हैं। अब इस तीनों का एक कंबाइंड ग्राफ भी अपन ले सकते हैं। वो कंबाइंड ग्राफ क्या आता है तो देखो अचानक गोले के कारण 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र हमने देखा। E आउटसाइड अपने पास ये आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये Q। ठीक है, और E सरफेस पर अपने पास ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, और ये अपने पास मैक्सिमम आया था। ठीक है, और एक आया था इनसाइड, E इनसाइड ये आया था अपने पास Q r ऑन 4 पाई
पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब आया था। तो ये अपने पास तीन स्थितियां आ गई थी। तो ये तीनों स्थितियों का अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ क्या आएगा देखते हैं अपन। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। मैं अगर यहाँ आर ले लेता हूं, आर इन मीटर, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं मैं वोल्ट पर मीटर में। तो अगर मान लो मैं इसको सेंटर ऑफ स्फीयर मानूं तो यहां से आप देख सकते हो कि जब तक आर लेस देन कैपिटल आर रहता है तब तो ये सेंटर से बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखिए आप इन साइड में, यानी गोले के केंद्र से जब तक आप पृष्ठ तक चलते हो आर लेस देन कैपिटल आर है तब तक तो ई का मान आर के प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम हो जाता है, ई मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर, ई मैक्सिमम जब यहाँ इस पॉइंट पे स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल आर हो जाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो। अब इसके बाद में देखो आर के हिसाब से ये इनवर्सली चेंज हो रहा है, इनवर्सली रिलेशन है ए और आर में। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा, यानी यहां अपने पास कैपिटल आर स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है। तो ये अपने पास तीन स्थिति आती है, स्मॉल आर लेस देन आर है तब तक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा लीनियरली, ठीक है। यहाँ स्मॉल आर ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर कर देते हो आप, यहाँ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कर देते हो तो ये 3 पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप इसके बाद में भी आर को बढ़ाते हो तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थितियां आती हैं। अब आपसे पूछे कि ये अपने पास अचानक होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे के डाउट हो तो वो वीडियो के एंड में स्कूल के नंबर और मेरे खुद के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जो भी आपकी क्वेरी है वो आप क्वेरी भेज दीजिए, या तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दो या आपके क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हो। सेम टाइम आपको या जब भी टाइम लेगा आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप स्कूल के जो ग्रुप के नंबर हैं या टेलीग्राम में जो ग्रुप बना रखे हैं आप उसके अंदर भी ये अपनी क्वेरी भेज सकते हैं।